हेलो साथियों, आज का हमारा टॉपिक है भारत की मिट्टियाँ। भारत की मिट्टियों से भी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक भी आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भारत की मिट्टियों को जिस सब्जेक्ट में पढ़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए, उसे हम पेडोलॉजी या मृदा विज्ञान कहते हैं और भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में स्थित है। तो सबसे पहले हमें इन दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेना है। जिसमें हमने मिट्टियों को पढ़ा उसे पेडोलॉजी कहते हैं और भारत में इसका जो संस्थान है कहाँ पर है, भोपाल में है। अब हम आगे बात करते हैं मिट्टी की, जिसे हम मृदा या सॉइल बोलते हैं। किसे कहते हैं मृदा? तो मृदा भूमि के ऊपर पाए जाने वाली दानेदार परत होती है, जिसका निर्माण चट्टानों के टूटने से और जैविक पदार्थों के विघटन से होता है और जिसे बनने में हजारों साल लग जाते हैं। आगे हम बात करते हैं कि मृदा में 4 प्रकार के कण पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला है मृतिका, जिसे क्ले कहते हैं। अगला है गाद, फिर बालू, फिर बजरी। तो देखिए, मिट्टी में सबसे पहला और सबसे छोटा कण कौन सा होता है? मृतिका, जिसे हम क्ले बोलते हैं। और मृतिका की खास बात क्या होती है? जिस मिट्टी में सबसे ज्यादा मृतिका पाई जाए अर्थात क्ले पाई जाती है, वो मिट्टी में अगर हम जैसे ही पानी मिला दें तो मिट्टी वो नरम और लचीली बन जाती है और सूखने के बाद बहुत मजबूत हो जाती है। अगर हम उसे आग में तपा दें तो वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। तो इसलिए जिस मिट्टी में मृतिका ज़्यादा पाई जाएगी उसका हम यूज मिट्टी के बर्तन बनाने में या ईंटों को बनाने में करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं गाद। गाद, बालू, बजरी, इन सभी का निर्माण कैसे होता है? तो जो चट्टानें होती हैं, नदियाँ चट्टानों को तोड़कर वहाँ के छोटे-छोटे जो टुकड़े लेकर आती हैं, उन सभी से गाद, बालू और बजरी का निर्माण होता है। तो देखिए, इनका मैंने नीचे क्रम दे रखा है। सबसे छोटा कण मिट्टी में मृतिका होता है, उससे बड़ा कण होता है गाद का, उससे बड़ा बालू और सबसे बड़ा बजरी। तो मिट्टी में ये 4 प्रकार के कण पाए जाते हैं, इन्हें भी आप ध्यान रखिएगा। एक नोट और ध्यान रखिएगा कि मिट्टी में जिस कण का आकार जितना ज़्यादा छोटा होता है, उसमें जल सोखने की क्षमता उतनी ही अधिक होती है। तो देखिए, मृतिका यानी क्ले, क्ले जिस मिट्टी में सबसे ज़्यादा पाई जाएगी, वो मिट्टी पहली बात तो बहुत उपजाऊ होगी और दूसरी बात उसमें जल सोखने की क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। भारत के कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने भारत की मिट्टियों को 8 भागों में विभाजित किया है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट, पर्वतीय, दलदली, मरुस्थलीय और लवणीय। जितनी भी मिट्टियां पाई जाती हैं, लेकिन हमारे भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर कुल 4 प्रकार की मिट्टियां ही पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, फिर लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। ये 4 प्रकार की मिट्टियां हमारे भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। आगे हम बात करें अगले महत्वपूर्ण पॉइंट की, तो देखिए, भारत की सभी मिट्टियां हैं उनमें मुख्यतः 3 तत्वों की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और ह्यूमस की। अब इनके बारे में छोटी सी जानकारी दे दूं। हम मिट्टी का यूज कहाँ करते हैं? फसलों को उगाने में करते हैं, पौधों को उगाने में करते हैं। तो जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होगी तो वहां पर जो आपको फसलें मिलेंगी उनकी पत्तियों का रंग पीला ज्यादातर देखने को मिलेगा। मिट्टी में अगर नाइट्रोजन की कमी है तो वहां की फसलों की पत्तियों का कलर आपको कैसा देखने को मिलेगा? पीला। अगर फास्फोरस की कमी होगी तो वहां पर जो पौधे होंगे उनकी जड़ों पर असर पड़ेगा। वहां की जड़ें कमजोर और छोटी होंगी, जिस कारण वो जमीन से पोषक तत्वों को आसानी से नहीं खींच पाती हैं या बहुत अच्छे से नहीं खींच पाती है, तो वहां के पौधे वैसे ही कमजोर हो जाते हैं। तीसरा है ह्यूमस। इन 3 चीजों की कमी होती है। ह्यूमस को तो आगे हम डिटेल में अभी जानेंगे ही। तो देखिए, भारत की मिट्टियों में 3 तत्वों की कमी होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। इसे आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब हम देखेंगे ह्यूमस को। ह्यूमस क्या होता है? यह भूरे काले रंग का कार्बनिक पदार्थ है जो पेड़ पौधों तथा जंतुओं के प्राकृतिक रूप से सड़ने गलने से जो प्राकृतिक पदार्थ निर्मित होते हैं उसे ह्यूमस कहते हैं। मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। जो मिट्टी है, मिट्टी की कई सारी लेयर्स होती हैं। मिट्टी की जो सबसे ऊपरी वाली और सबसे पतली लेयर होती है, इसी में पाया जाता है ह्यूमस। कैसे पाया जाता है? जो पेड़ पौधे मिट्टी के ऊपरी एरिया में गिरकर सड़गल जाते हैं, तो वो भी इसी मिट्टी के लेयर में पाए जाते हैं और इसी से ह्यूमस का निर्माण होता है। ये लगभग 10 से 20 सेंटीमीटर तक का एरिया होता है। मिट्टी का सबसे टॉप लेयर जो सबसे पतली होती है, इसी में पाया जाता है ह्यूमस। आगे हम बात करें सबसे पहली मिट्टी, जिसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, तो उसी को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? इसे दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो दोमट मिट्टी को कहते हैं इसे। ये सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे दोमट मिट्टी कहा जाता है। अगली बात करें कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी को इसलिए भी बोल देते हैं क्योंकि ये तटवर्ती इलाकों में पाई जाती है, तो इसलिए इसे कछारी मिट्टी भी कहते हैं। अब ये दोमट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से लाकर मैदानी क्षेत्रों में बिछा दी जाती है। यानी इसका मतलब जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा होता है।
जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं वहाँ से जो नदियाँ आती हैं तो इन पहाड़ों को काटते हुए भी आती हैं, तो उनके साथ जो छोटे छोटे कण हैं वो भी आ जाते हैं, पहाड़ों के जो छोटे छोटे कण हैं। अब वो जब नदियाँ आगे मैदानी इलाकों में चलती हैं तो उनकी स्पीड धीमी हो जाती है, तो ये जो छोटे छोटे कण हैं वो मैदानी इलाकों में बिछा दिए जाते हैं। इसी से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। ये भारत के संपूर्ण उत्तरी क्षेत्र तथा तटवर्तीय मैदानों में पाई जाती है। तो देखिए ये आपको दिख भी रहा होगा, ये जो संपूर्ण उत्तरी एरिया है और ये जो तटवर्ती इलाका है यहाँ पर हमारे पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। आगे हम बात करें इसमें प्रचुरता किसकी है, तो देखिए चूना और पोटेशियम की प्रचुर मात्रा, यानी कि अच्छी खासी मात्रा ये ह्यूमस मिट्टी में पाई जाती है। यह मिट्टी धान की खेती के लिए काफी अच्छी मानी जाती है और साथ ही साथ गेहूं, मक्का, तिलहन, आलू के लिए भी ये सही मानी जाती है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, बांगर और खादर। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं, खादर नई जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। इन दोनों में से ज्यादा उपजाऊ कौन होती है, तो देखिए बांगर कम उपजाऊ होती है, खादर अधिक उपजाऊ होती है। बांगर वो इलाका होता है जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, और खादर वो इलाका होता है जहां पर ज्यादातर बाढ़ का पानी पहुंचता रहता है, तो वहां पर खादर एरिया पाया जाता है। अब इसको एक एग्जांपल समझते हैं। ये हमारा बिहार का मैप है। बिहार में कोसी नदी ज्यादा तबाही मचाती है जो इधर नेपाल की तरफ से आती है। तो देखिए ये जो आपको डार्क कलर दिख रहा है यहाँ पर बाढ़ का पानी ज्यादा आता रहता है, तो ये खादर एरिया हो गया। और ये जो आपको लाइट कलर का दिख रहा है यहाँ पर बाढ़ का पानी जल्दी नहीं पहुंच पाता, ये थोड़े ऊंचे एरिया हैं, तो यहाँ पर बांगर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब हम देखते हैं काली मिट्टी को। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से होता है। तो आपको बता दें काली मिट्टी कैसे बनती है और बेसाल्ट चट्टानें क्या होती हैं। तो ये आपको एरिया दिख रहा है, ये महाराष्ट्र का एरिया है। यहाँ पर क्या हुआ, ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ और ज्वालामुखी से क्या निकला, लावा निकला। वो लावा धीरे धीरे जाकर ठंडा हुआ, ठंडा होकर उसी ने बेसाल्ट चट्टानों का रूप ले लिया। और जब वो चट्टानें धीरे धीरे टूटने फूटने लगी तो उसी से कई हजारों सालों में काली मिट्टी का निर्माण हुआ। तो आप जान गए काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, बेसाल्ट चट्टानों से। और बेसाल्ट चट्टानें कैसे बनी, लावा से बनी। काली मिट्टी को रेगोन मिट्टी, कपास की मिट्टी या लावा मिट्टी भी कहते हैं। लावा मिट्टी क्यों कहते हैं ये आपको पता है, क्योंकि इसका निर्माण लावा से हुआ है। कपास की मिट्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कपास की खेती अच्छी होती है। रेगोन मिट्टी इसलिए कहते हैं, रेगोन का मतलब होता है फैलना, किसी चीज के फैलने से किसी मिट्टी का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर देखिए लावा फैलता है, इसलिए हम इसे रेगोन मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। आगे हम बात करें, इस मिट्टी का काला रंग टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। ये भी आपको परीक्षा के माध्यम से ध्यान रखना है, किसके कारण होता है, टिटेनिफेरस। ये थोड़ा नी यहाँ पर नी होगा, ये आपको ध्यान रखना है। टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका रंग कैसा होता है, काला होता है। क्षेत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक एरिया में काली मिट्टी पाई जाती है। और प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। तो ये पूछा जाए कि प्रायद्वीपीय भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, तो वो काली मिट्टी है। काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ देखने को मिलता है, तो महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। जैसा कि अभी हमने बताया कि काली मिट्टी कपास की खेत के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, तो ये भी आपको परीक्षा के माध्यम से ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे लाल मिट्टी को। तो देखिए लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है, जहाँ पर बारिश कम होती है वहाँ पर ये लाल मिट्टी पाई जाती है। इसका लाल रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है ये आपको ध्यान रखना है, फेरिक ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। और इस मिट्टी में लोहा और सिलिका की अधिकता पाई जाती है। यह मिट्टी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक के कुछ भागों में पाई जाती है। सबसे ज्यादा इसका विस्तार तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। देखिए लाल मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ देखने को मिलता है हमें, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। आगे हम बात करें, यह मिट्टी बाजरे की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। जब लाल मिट्टी जल सोख लेती है यानी जलविद्युत रूप में होती है तब यह पीली दिखाई पड़ती है। तो लाल मिट्टी पीली क्यों दिखाई पड़ती है, जब इसमें नमी होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगली है लेटराइट मिट्टी। तो देखिए लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, इससे पहले अभी हमने देखा था लाल मिट्टी को, वो उन एरिया में पाई जा रही थी जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। और लेटराइट मिट्टी वहाँ पाई जाती है जिन क्षेत्रों में बारिश 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है और वहाँ पर अत्यधिक गर्मी पड़े, तो ऐसी जगह पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। और इस मिट्टी को मकरौली मिट्टी के भी नाम से जानते हैं। क्यों कहते हैं मकरौली मिट्टी, क्योंकि इस मिट्टी की पहचान कर्नाटक में एक एरिया है मकरौली, वहाँ पर की गई थी, तो इसलिए इसे हम मकरौली मिट्टी भी कहते हैं। आगे हम बढ़ें तो इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की मात्रा भरपूर होती है।
लौ ऑक्साइड के कारण ही इस मिट्टी का रंग लाल होता है। तो लेटराइट मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? लौ ऑक्साइड के कारण होता है। इस मिट्टी में निछालन, जिसे हम लीचिंग बोलते हैं, की प्रक्रिया देखने को मिलती है। लीचिंग क्या होता है? निछालन की प्रक्रिया आपको बता दें तो देखिए, जहाँ पर बारिश ज़्यादा हो रही है तो बारिश ज़्यादा होने से क्या होता है, जो मिट्टी है, मिट्टी हमारी कई सारी लेयर्स में पाई जा रही है। तो मिट्टी की जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, टॉप लेयर, जिसमें ह्यूमस ज़्यादा पाया जाता है, तो जब पानी ज़्यादा बरसेगा, बारिश का पानी जब आएगा तो ये ऊपर वाली टॉप लेयर को यहाँ से बहाकर अपने साथ ले जाता है। इसी को हम निछालन या लीचिंग के नाम से जानते हैं। तो आप समझ गए वो लीचिंग क्या होती है। तो इस लेटराइट मिट्टी में हम निछालन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। यह मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? ये केरल में, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में और उड़ीसा, मेघालय, असम के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। कुछ कुछ एरिया में ये पाई जाती है हर जगह। लेटराइट मिट्टी सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलती है? तो सर्वाधिक विस्तार इसका हमें केरल में देखने को मिलता है। ये भी आपको परीक्षा के माध्यम से ध्यान रखना है। अब देखिए, लेटराइट मिट्टी किसके लिए ज़्यादा उपयोगी है? तो ये चाय, कॉफ़ी, इलायची, काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। अब इसे हम ऐसे ध्यान रख लेंगे, लेटराइट में कैसा वर्ड आ रहा है? लाइट। लाइट ऐसा फीलिंग आ रहा है हमें, राइमिंग वर्ड वाला। लेटराइट का राइमिंग वर्ड हो गया लाइट, लाइटली वर्ड। तो देखिए, चाय है, कॉफ़ी है, इलायची है, काजू हैं, ये जब भी किसी चीज़ों में डाले जाते हैं ना बनाने के लिए, तो बहुत लाइट लाइट मात्रा में डाले जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, लेटराइट मिट्टी में चाय, कॉफ़ी, इलायची, काजू की खेती सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। ऐसे आप इन्हें याद रख सकते हो। लेटराइट मिट्टी का उपयोग ईंट बनाने में भी होता है। अच्छा, जब ईंट बनाने में होता है तो जाहिर सी बात है, इसमें सबसे ज़्यादा क्ले मिट्टी पाई जाती है। जैसा हमने स्टार्टिंग में बताया था कि मृतिका के जो कण हैं, जिस मिट्टी में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, उससे क्या बना सकते हैं हम लोग? उससे हम ईंट बना सकते हैं। तो लेटराइट मिट्टी में सर्वाधिक क्ले पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगली प्रकार की मिट्टी है लवणीय मिट्टी। जब मिट्टी की प्रकृति क्षारीय होती है और उसमें नमक की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे हम लवणीय मिट्टी कहते हैं। लवणीय मिट्टी को रेत, कल्लर और ऊसर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, रेत, कल्लर, ऊसर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? एक ऐसी मिट्टी जो खारी हो या बंजर हो चुकी हो। एक ऐसी मिट्टी जो खारी हो या बंजर हो चुकी हो, उसे हम रेत, कल्लर या ऊसर कहते हैं। इसलिए लवणीय मिट्टी को रेत, कल्लर और ऊसर नामों से भी जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत में इस मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार हमें गुजरात के कच्छ रण में देखने को मिलता है। ये आपके सामने जो इमेज दिख रही है, ये हमारी जो है मिट्टी, वो लवण मिट्टी है, जिसमें देखिए सब जगह नमक ही नमक आपको दिखाई दे रहा होगा। हमारी अगली प्रकार की मिट्टी है पर्वतीय मिट्टी। तो देखिए, इस प्रकार की मृदा का विस्तार पर्वतों पर देखने को मिलता है, जैसा इसका नाम है। जहाँ हिमालय पर्वत का विस्तार है, वहाँ पर इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी का विस्तार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में देखने को हमें मिलता है। और पर्वतीय ढालों पर सेब, नाशपाती, चाय की खेती की जाती है। आगे हम बात करते हैं मरुस्थलीय मिट्टी की और दलदली मिट्टी की। तो देखिए, मरुस्थलीय मिट्टी किसे कहते हैं और कहाँ पाई जाती है? इस प्रकार की मृदा में नमी की कमी होती है। नमी की कमी अर्थात पानी की कमी होती है। इसका विस्तार भारत में मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पंजाब और दक्षिण हरियाणा में देखने को मिलता है। ये आपको मरुस्थल भी दिख रहा होगा यहाँ इमेज में। मरुस्थलीय भूमि होने के कारण यहाँ पर खाद्यान्न उगना संभव नहीं है। तो यहाँ पर मोटा अनाज जैसे बाजरा, ज्वार और सरसों की खेती की जाती है। तो मरुस्थलीय मिट्टी में किस किस की खेती की जाती है? आपको ध्यान रखना है, बाजरा, ज्वार और सरसों, क्योंकि यहाँ पर कैसा अनाज उग सकता है? मोटा अनाज उगाया जा सकता है। आगे हम बात करें दलदली मिट्टी की। तो दलदली मिट्टी का विकास अत्यधिक वर्षा और वनस्पतियों के सड़ने के कारण होता है। दलदली मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। अब आपको पता है, जैसे अभी बताया, कि जब पौधे सड़ रहे हैं तो वहाँ पर ह्यूमस की मात्रा भी ज़्यादा होगी। दलदली मिट्टी का विस्तार मुख्यतः केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है। ये हमारी 8 प्रकार की मिट्टियाँ हो गई। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तत्व को। मुख्यतः फसलों को उगाने के लिए भूमि का पीएच मान लगभग 6 से 7 होना चाहिए। तो पीएच मान के आधार पर 2 प्रकार की और मिट्टियां पाई जाती हैं, अम्लीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी। अब देखिए, जिस मिट्टी में अम्ल की ज़्यादा मात्रा हो, उसे दूर करने के लिए हम चूने का उपयोग करते हैं। तो देखिए, मिट्टी में अम्लीयता को कम करने के लिए चूने का उपयोग किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और मिट्टी में क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का यूज किया जाता है। तो इन महत्वपूर्ण तत्वों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस वीडियो में
भारत की मिट्टियों से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे और मिट्टियों के प्रकार, इन सभी को हमने कवर कर लिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी प्रकार की और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों।